Hello everyone, welcome to Capstone IAS Learning and welcome to lecture 2 of our Prelims 2020 crash course for Science and Technology. In the previous session of Space Technology, we discussed about types of orbits, types of propellant, जिसमें हमने देखा liquid rocket engine and solid rocket engine के बारे में. Then we discussed briefly about launch vehicles और डिटेल में हमने पढ़ा PSLV और उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के बारे में. आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं GSLV, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स और इनसे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की. सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इसरो की लॉन्च व्हीकल जनरेशन में ये फोर्थ जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है. फर्स्ट है SLV, सेकंड इज ASLV, थर्ड इज PSLV और फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल है GSLV. GSLV को बेसिकली डेवलप किया गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं उन्हें हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करना पड़ता है. इसरो की जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की सीरीज है, जैसे कि इनसेट क्लास और जीसेट क्लास, इन दोनों क्लास के लिए हमने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया. GSLV भी एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें पहली स्टेज है सॉलिड स्टेज, सेकेंड इज लिक्विड स्टेज जो कि PSLV के जैसा ही है, बट इसमें डिफरेंस है थर्ड स्टेज का. थर्ड स्टेज यहां पे है क्रायोजेनिक स्टेज. यही वो स्टेज है जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है, राइट. ये भी एक एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल है. एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब इसमें भी फर्स्ट स्टेज में स्ट्रैप ऑन मोटर बूस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि हमने PSLV में देखा था, राइट. इसका फर्स्ट लॉन्च किया गया 2001 में और इसकी सक्सेसफुल फ्लाइट थी 2003 में. PSLV की तरह GSLV अभी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है, बट यस, आगे आने वाले समय में हम हमारे जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनको GSLV की सहायता से ही लॉन्च करने वाले हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़ा सा प्रीवियस क्लास के बारे में, जिसमें हमने कंपेयर किया था सॉलिड फ्यूल्स और लिक्विड फ्यूल्स को. सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल में हमने डिफरेंस देखा था कि जो सॉलिड रॉकेट इंजन होते हैं वो हाई थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं और उनके लिए एक टाइम बर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है और ये रैपिड बर्निंग देते हैं. बट अगर हम इंपल्स की टर्म्स में बात करें तो जो लिक्विड इंजन है, जो लिक्विड फ्यूल हैं, उनका जो स्पेसिफिक इंपल्स है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल, राइट. ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था. और इनके जो थ्रस्ट प्रोवाइड किया जाता है लिक्विड फ्यूल द्वारा, वो क्या होता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उसे हम स्टॉप कर सकते हैं, थ्रोटल कर सकते हैं. बट उनका स्पेसिफिक इंपल्स यानी कि इंपल्स पर यूनिट kg ऑफ फ्यूल बर्न, यानी कि 1 kg अगर फ्यूल बर्न करेंगे तो कितना फोर्स प्रोवाइड करेगा, वो लिक्विड फ्यूल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल. ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था. यहां पे GSLV में जो थर्ड स्टेज है उसे बोला जाता है CUS, क्रायोजेनिक अपर स्टेज. और क्रायोजेनिक अपर स्टेज में जो इंजन का इस्तेमाल किया गया वो है CE 7.5, क्रायोजेनिक इंजन 7.5. इसे इस्तेमाल किया गया है GSLV Mark 2 में. और क्रायोजेनिक इंजन CE 20 एंड 25 इनका इस्तेमाल किया गया है GSLV Mark 3 में. इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भी. बट अब यहां पे सवाल आता है क्रायोजेनिक इंजन आखिर है क्या और इनके अंदर जो फ्यूल यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं. क्रायोजेनिक इंजन 7.5 हैज अ स्टेज्ड कंबशन ऑपरेटिंग साइकिल, जिसमें फ्यूल यूज होता है लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन. इन दोनों के मिक्सचर को यूज किया जाता है जो कि हाई थ्रस्ट प्रोवाइड करता है. अगर हम कंपेयर करें लिक्विड और सॉलिड फ्यूल को क्रायोजेनिक फ्यूल से, तो क्रायोजेनिक फ्यूल का जो स्पेसिफिक इंपल्स है वो लिक्विड फ्यूल से 30 to 40% ज्यादा होता है. इसीलिए क्रायोजेनिक स्टेज के ऐड होने से हमें ज्यादा पावर मिलती है. अगर हम GSLV के वेरिएंट्स देखें तो वो है GSLV Mark 1 ABC. ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए क्योंकि ये इंडिजिनियसली डेवलप नहीं था. सेकंड इज GSLV Mark 2 जो कि ऑपरेशनल है और थर्ड है GSLV Mark 3. GSLV Mark 2 में क्रायोजेनिक इंजन 7.5 का इस्तेमाल किया गया है और 2.5 टन यानी कि 2500 kg तक के सैटेलाइट के पेलोड को ये जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में इस्टेब्लिश कर सकता है. और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजने का मतलब क्या है, फाइनली हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इस्टेब्लिश कर सकते हैं.
Previous GSLV vehicles, GSLV Mach 1 have used Russian cryogenic engines. एक्चुअली हुआ ये था कि रशिया से हमने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लेना था, बट वी वर नॉट द मेंबर ऑफ MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। पहले हम MTCR के मेंबर नहीं थे, इसीलिए रशिया ने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इंडिया को देने से मना किया यूएस के दबाव में आने के कारण, और हमें सिर्फ और सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन्स प्रोवाइड कर दिए बट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं की। इसी कारण से हमारे भारत में इसरो ने जो GSLV का अभी डेवलपमेंट किया है वो थोड़ा डिले हो गया, राइट। अब क्रायोजेनिक इंजन जो GSLV Mark 2 और Mark 3 में है वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड हैं। Mark 1 वाज रशियन, राइट। नाउ GSLV Mark 3 के बारे में बात करें तो ये है LVM-3 और इसमें है सॉलिड रॉकेट बूस्टर पहली स्टेज में। सेकेंड स्टेज में अगर हम बात करेंगे तो लिक्विड, थर्ड स्टेज अगर हम बात करेंगे तो वो है क्रायोजेनिक स्टेज, और इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है वो है CE-25 एंड CE-20। अब हमने थोड़ा सा बेसिक्स जानना है कि हमारी जो जर्नी है इंडिया की टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन वो कैसी रही है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं। क्रायोजेनिक बेसिकली इज द साइंस विच इज नथिंग बट रिलेटेड टू वेरी लो टेम्परेचर। जब भी बहुत कम टेम्परेचर पे मैटर की बात आएगी तब उस साइंस को, उसका जो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट देखा जाएगा उसे हम क्रायोजेनिक कहते हैं, राइट। इसीलिए जब हमने लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज किया है, जो कि दोनों गैसेस हैं, बट हमने जब इनको लिक्विड स्टेज में लाना है तो इनका टेम्परेचर बहुत ही कम लेके जाना पड़ेगा। इनफैक्ट इनका टेम्परेचर -253 डिग्री सेल्सियस एंड -183 डिग्री सेल्सियस के अराउंड लेके जाना पड़ता है ताकि इनको लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जा सके, राइट। लिक्विड फॉर्म में इसलिए रखा जाता है क्योंकि कंट्रोल करना कंपैरेटिवली इजी होता है, और लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो भी कम होता है, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड, जो ओवरऑल साइज चाहिए होगा, जो वॉल्यूम चाहिए होगा, वो भी कंपैरेटिवली कम होगा, राइट। बट हमने यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, ऑल क्रायोजेनिक इंजन्स आर ऑल्सो लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन और हाइब्रिड रॉकेट इंजन्स। तो इनको हाइब्रिड रॉकेट इंजन्स भी कहते हैं। अगर प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा जाता है कि क्रायोजेनिक स्टेज में जो क्रायोजेनिक ओवरऑल GSLV है हमारा, GSLV में एक स्टेज सबसे पहली है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है सॉलिड, तो वो गलत होगा। और अगर बोल दिया गया थर्ड भी लिक्विड है तो यस इट इज पार्शियली ट्रू, बिकॉज लिक्विड प्रोपेलेंट ही है जो क्रायोजेनिक इंजन में यूज हुए हैं, राइट। और इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है बहुत ही कम टेम्परेचर पे, और इसको डेवलप करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। पहली बात ये, क्रायोजेनिक इंजन को हमने डेवलप इसलिए किया क्योंकि इनसे स्पेसिफिक इंपल्स जो हमें मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। पहले जो लिक्विड फ्यूल हम यूज कर रहे थे उनका स्पेसिफिक इंपल्स कंपैरेटिवली कम था, इसीलिए ज्यादा भारी पेलोड को ज्यादा दूरी तक लेके जाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए क्रायोजेनिक स्टेज को डेवलप किया गया। बट डिफिकल्टी ये आई कि ये लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन दोनों बहुत ही कम टेम्परेचर -253 और -183 पे स्टोर किए जाते हैं, तो इन दोनों को बर्न करना, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, और जो बर्निंग अ सुपर कूल्ड फ्यूल एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वो बहुत ही मुश्किल काम था। इसीलिए हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि ऐसे मटेरियल्स को डेवलप करना जो कि विदस्टैंड कर सके इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर को ड्यूरिंग कंबशन। तो इन सब कारणों से जो क्रायोजेनिक इंजन को हमने डेवलप किया है उनके अंदर डिले आया, राइट। पहले हम ये टेक्नोलॉजी ले रहे थे रशिया से, बट रशिया ने हमें ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया बिकॉज वी वर नॉट द मेंबर ऑफ MTCR। नाउ वी आर मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। अब हम बात करें कैपेबिलिटी की, GSLV Mark 3 can launch 4 tons class of satellite to geosynchronous transfer orbit। GSLV Mark 2 हमने देखा था 2.5 टन यानी कि 2500 kg 2500 kg को इस्टेब्लिश कर पा रहा था जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। Mark 3 जो है वो 4 टन यानी कि 4000 kg को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इस्टेब्लिश कर सकता है, राइट, विच इज ट्वाइस द कैपेबिलिटी, ऑलमोस्ट ट्वाइस पे जाता है क्योंकि 2000 से 2500 GSLV Mark 2 की कैपेबिलिटी थी,
राइट। अब हम देखें जीएसएलवी मार्क 3 के जो लॉन्चेस हुए हैं अभी तक के, और रीसेंट जो चंद्रयान 2 था वो जीएसएलवी मार्क 3 से ही भेजा गया। सबसे पहला दिसंबर 18 2014 को जीएसएलवी मार्क 3 का पहला मिशन, पहला फ्लाइट था, जिससे क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट केयर मिशन का एक्सपेरिमेंट किया गया। जनरली किसी भी लॉन्च व्हीकल की अर्ली फ्लाइट्स होती है ना, उनको डेवलपमेंटल फ्लाइट्स बोला जाता है। तो जीएसएलवी मार्क 3 की D1 यानी कि डेवलपमेंटल फ्लाइट जो थी, उसमें हमने जीएसएलवी मार्क 3 का इस्तेमाल करते हुए GSAT 19 को इस्टेब्लिश किया। GSAT इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट सीरीज ऑफ इसरो। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम कहाँ इस्टेब्लिश करते हैं, कहाँ प्लेस करते हैं, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। उसके बाद बात आती है GSAT 29, जिसको भेजा गया सेकेंड डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ जीएसएलवी मार्क 3 में। नेक्स्ट जो फ्लाइट थी जिसके अंदर चंद्रयान 2 मिशन को लेके जाया गया, वो था जीएसएलवी मार्क 3 M1। सो दिस इज द लॉन्चेस टिल डेट ऑफ जीएसएलवी मार्क 3। अब हम बात करें यहां पे क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक इंजन की। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीलिम्स के लिए। हमने पहले देखा सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन में हम यूज कर रहे थे लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन को। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करने से हाई स्पेसिफिक इंपल्स हमें मिल रहा था, और उस हाई स्पेसिफिक इंपल्स के कारण ज्यादा पेलोड और ज्यादा दूरी तक हम उस सैटेलाइट को प्लेस कर सकते थे। बाद में अब जो अगला डेवलपमेंट आया, दैट इज सेमी क्रायोजेनिक इंजन। सेमी क्रायोजेनिक इंजन और क्रायोजेनिक इंजन में फर्क यह है, क्रायोजेनिक इंजन फ्यूल यूज करता है लिक्विड हाइड्रोजन को, जबकि सेमी क्रायोजेनिक इंजन में केरोसिन का एक रिफाइंड वर्जन जो कि इसरो ने निकाला है, उसको बोला गया इसरोसिन। तो बेसिकली है ये केरोसिन ही, बट केरोसिन को रिफाइन किया गया पर्टिकुलर तरीके से बाय इसरो, जिसका नाम दिया गया इसरोसिन। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बट डिफरेंस कहां पे आया, लिक्विड हाइड्रोजन मतलब जो हाइड्रोजन थी ये ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में थी, तो इसको लिक्विड में लाने के लिए बहुत कम टेम्परेचर पे हमें लेके जाना पड़ रहा था। बट नॉर्मल टेम्परेचर पे जो केरोसिन है वो ऑलरेडी एक लिक्विड है, तो इसको लोअर टेम्परेचर पे लेके जाने की हमारी जो डिफिकल्टी है वो दूर हो जाती है, राइट। सो केरोसिन कैन बी स्टोर्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर, वो भी किसमें, लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड हाइड्रोजन के लिए -253 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अब हम बात करें स्पेसिफिक इंपल्स की। स्पेसिफिक इंपल्स जो है वो क्रायोजेनिक इंजन का हमेशा हाई होगा, बट थ्रस्ट टू वेट रेशियो देखें तो अगर हम बात करें बेसिकली ओवरऑल थ्रस्ट की, तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है ये बेटर थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर ये बेटर थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि इनको हम लोअर स्टेजेस पे यूज कर सकते हैं, जैसे हम सॉलिड स्टेज को यूज करते हैं। सॉलिड में इनका स्पेसिफिक इंपल्स तो कम होता है, बट थ्रस्ट ज्यादा प्रोवाइड होता है, इसीलिए इसको हम लोअर स्टेजेस में सॉलिड फ्यूल को यूज करते हैं। इसलिए ये बात अगर प्रीलिम्स में बोली जाती है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन स्टेज कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन, तो वो गलत होगा। तो जीएसएलवी में अगर हम बात करें, पहली स्टेज सॉलिड है, दूसरी लिक्विड है, थर्ड क्रायोजेनिक है। तो जो इसरो का प्लान है ना वो ये है कि यहां पे लिक्विड स्टेज में जो हमें थ्रस्ट मिल रहा था इसको हम इंक्रीज कर दें, और बाद में क्रायोजेनिक इंजन के इस्तेमाल से हम इसको मॉनिटर भी कर लें और ज्यादा दूरी तक ज्यादा पेलोड कैपेसिटी वाले सैटेलाइट को इस्टेब्लिश कर सकें। इसीलिए इस लिक्विड इंजन को रिप्लेस करने के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन का प्रस्ताव लाया गया, और सेमी क्रायोजेनिक इंजन में इसरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है। भले ही सेमी क्रायोजेनिक इंजन का स्पेसिफिक इंपल्स क्रायोजेनिक इंजन से कम हो, बट बेटर थ्रस्ट प्रोवाइड करने के कारण इनको जो डेवलप करना है वो भी आसान है, बेटर थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको लोअर स्टेजेस में हम प्रेफरेबली यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे अगर हम ड्राफ्ट में पढ़ें, हायर स्पेसिफिक इंपल्स इज वैल्यूएबल फॉर अपर स्टेज वेयर मास कम्स एट प्रीमियम प्राइस, सो क्रायोजेनिक इज यूज्ड एट अपर स्टेज। तो जब फाइनल स्टेज होती है वहां पे हमें ज्यादा स्पेसिफिक इंपल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए सॉलिड लिक्विड जो अपर स्टेजेस हो रही थी ना, वो हम जब पीएसएलवी का इस्तेमाल कर रहे थे तब हम उसमें लिक्विड स्टेज का यूज कर रहे थे।
यहां पे हम यूज कर रहे हैं क्रायोजेनिक स्टेज का। बट लोअर स्टेजेस में जहां पे ग्रेविटेशन का इंपैक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, वहां पे हमें ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकालने के लिए थ्रस्ट ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा थ्रस्ट वो प्रोवाइड करेगा कौन? सेमी क्रायोजेनिक इंजन। इसीलिए लोअर स्टेजेस के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए इस बात को हमने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमने बात की वो है साउंडिंग रॉकेट्स की। जब हमने ओवरऑल ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स देखे थे इसरो के प्रीवियस सेशन में, तब हमने बात की थी पीएसएलवी, जीएसएलवी एंड साउंडिंग रॉकेट्स। ये तीन इसरो के ऐसे लॉन्च व्हीकल्स हैं जो ऑपरेशनलाइज्ड हैं। दो हमने डिस्कस कर लिए हैं, पीएसएलवी एंड जीएसएलवी। थर्ड है साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट ऐसे रॉकेट्स हैं जिनका इस्तेमाल अपर एटमॉस्फेरिक रीजन में किसी छोटे प्रोब को यूज करने के लिए किया जाता है। बेसिकली अगर लेट से ये एक रॉकेट है, इस रॉकेट में किसी एक पार्ट का मुझे टेस्टिंग करना है, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ जो प्रोटोटाइप्स होते हैं उनको प्रूव करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनका एक्सपेरिमेंट मुझे करना है, उनके लिए जिन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो साउंडिंग रॉकेट्स हैं। तो बेसिकली साउंडिंग रॉकेट्स कोई मतलब ऐसा कोई रॉकेट नहीं है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी किसी छोटे छोटे पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, राइट। या अपर एटमॉस्फेयर में हमने कुछ चीजों को प्लेस करना है जो कि ज्यादा दूरी पे नहीं है, उन जगहों पे हमें जो रॉकेट्स का इस्तेमाल करना है वो है साउंडिंग रॉकेट्स। और साउंडिंग रॉकेट्स में 1 और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है। अपर एटमॉस्फेरिक रीजन में प्रोब डालने के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जनरली अगर मैं इसको इस भाषा में देखता हूं कि दीज आर रॉकेट्स विद नॉइज ओनली, नॉट फॉर एनी यूज। बट इनका यूज क्या है, सिर्फ अगर इसको हम वैसे देखें इंट्यूटिवली तो इसका यूज है कंपोनेंट को, सब सिस्टम्स को, कुछ छोटे छोटे इंजन्स को, इनकी जब टेस्टिंग करनी होती है ना, तब साउंडिंग रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और साउंडिंग रॉकेट्स की जो क्लास है, जो सीरीज है इंडिया में इसरो ने जो डेवलप की है, वो है रोहिणी सीरीज। तो जो रोहिणी रॉकेट्स हैं वो सारे साउंडिंग रॉकेट्स हैं। इसीलिए रोहिणी साउंडिंग रॉकेट जब न्यूज में दिखेगा ना, तब हम देख सकते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्क्रैमजेट इंजन को डेवलप इसरो कर रहा है, तो स्क्रैमजेट इंजन का जो एक्सपेरिमेंट है वो रोहिणी रॉकेट के साथ ही किया गया। सो रोहिणी रॉकेट साउंडिंग रॉकेट है जिनको एटमॉस्फेयर में कुछ छोटे प्रोब को स्टैब्लिश करने में या बेसिकली एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जो भी कंपोनेंट्स का हमने करना है वो इस साउंडिंग रॉकेट से किए जाते हैं। करंटली साउंडिंग रॉकेट जो कि रोहिणी है, उसके 3 वर्जन जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है, विच कवर अ पेलोड रेंज ऑफ 8 to 100 kg and a range of 80 to 475 kilometers. Rohini rocket family is a series of sounding rockets developed by ISRO for meteorological and atmospheric study, जो नॉर्मल लो लेवल पे हमने एटमॉस्फेरिक स्टडी करनी है उसके लिए। एक्सपेरिमेंट जो इसके साथ किए गए हैं, एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन एक्सपेरिमेंट यूजिंग RH560 रॉकेट फिटेड विद स्क्रैमजेट इंजन। सो स्क्रैमजेट इंजन का जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो वो RH560 से किया गया, फ्रॉम श्रीहरिकोटा, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स की, और पहले हम देखेंगे आखिर सैटेलाइट्स होते क्या हैं। सैटेलाइट मींस अ स्मॉलर स्पेस बेस्ड ऑब्जेक्ट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट। जैसे मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे ही बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम ग्रुप करके अकॉर्डिंग टू देयर जॉब हम उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, राइट। जैसे जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक प्लेनेट के सराउंड में रिवॉल्व करेगा, उस ऑब्जेक्ट को हमने बोला है सैटेलाइट। उसका जो पर्पस होगा, अगर वो कम्युनिकेशन के लिए है तो उसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोल दिया, अगर उसका पर्पस नेविगेशन के लिए है तो उसे नेविगेशन सैटेलाइट बोल दिया, उसका पर्पस एक्सपेरिमेंट के लिए है तो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए है तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ऐसे उनकी जॉब के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स में देखें तो जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हमेशा टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, न्यूज़ गैदरिंग, वेदर फोरकास्टिंग, जो लॉन्ग टर्म वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, उनके लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ की इमेजिंग करनी है
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, यानी कि रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से, रिमोट मतलब दूर की लोकेशन से, सेंसिंग मतलब सेंस करना, दूर की लोकेशन से सेंस करके हमने इंफॉर्मेशन को पास करना है, तो उसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिनको हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी बोलें, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ को ऑब्जर्व करके मिनरल्स की मैपिंग करनी हो, अगर हमने मैप्स बनाने हो, कार्टोग्राफी, राइट, ये सब काम किए जाते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से। स्पेसक्राफ्ट जो है वो रिसर्च पर्पस के लिए है, और एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, मतलब कि अर्थ का जो ये फॉर्मेशन है, बिग बैंग थ्योरी है, ये क्या थी स्पेस में और क्या फिनोमिनन्स चल रहे हैं, ब्लैक होल्स क्या है, राइट, उन सब के फिनोमिनन्स को उनके रिसर्च पर्पस के लिए जो यूज किए जाने वाले सैटेलाइट्स हैं, उन्हें साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेविगेशन सैटेलाइट बेसिकली नेविगेशन के काम में आते हैं। जब भी हमने जीपीएस की अगर हम बात करें तो वो सारे नेविगेशन सैटेलाइट्स होंगे। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट एक स्मॉल सैटेलाइट है, बेसिकली इनका पर्पस है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, राइट। स्टूडेंट सैटेलाइट्स, इसरो अपने प्रोग्राम्स चलाता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस में, जहां पे नैनो सैटेलाइट्स और पीको सैटेलाइट्स को डेवलप करने के लिए एनकरेज किया जाता है। कारण यह है कि जैसे जैसे बहुत सारे सैटेलाइट्स होते जा रहे हैं स्पेस में, वैसे वैसे इन सैटेलाइट्स के काम करने के बंद होने के बाद ये वहां पे स्पेस में डेब्री का काम करते हैं, तो ये इंक्रीज करते हैं स्पेस डेब्री को। इसीलिए अब बहुत सारी कंट्रीज काम कर रही हैं नैनो सैटेलाइट्स पे, कि जो बड़े बड़े सैटेलाइट्स हम बनाते हैं वो ना बना के रादर बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट्स बना दें, ताकि ओवरऑल जो स्पेस में जो अवेलेबल स्पेस है, जो अवेलेबल स्पेस है स्पेस में, उसको यूज किया जा सके, राइट। क्योंकि स्पेस में जो ओवरऑल स्पेस है वो बहुत कम है, बहुत सारे सैटेलाइट्स वहां पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, जैसा कि हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखा भी था, राइट। अब हम बात करें सबसे पहले तरह के सैटेलाइट, जिन्हें बोला जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर नथिंग बट, बेसिकली इनका काम है मिरर का काम करना। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्टर का काम करता है। सिमिलरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी एक रिफ्लेक्टर होते हैं। जनरली होता क्या है, अर्थ है हमारी राउंड, यानी कि जियोइड शेप है, और माइक्रोवेव जो रेडिएशंस हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, हमें तो ऐसा लगता है ए और बी एक दूसरे के सामने खड़े हैं स्ट्रेट लाइन में, बट वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, क्योंकि अर्थ क्या है, राउंड है। और अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो कभी भी ए से बी तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, राइट, क्योंकि इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और अर्थ क्या है, जियोइड शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। इन्हीं कारणों से एक रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पेस में हम इस्टेब्लिश कर देते हैं। उसी रिफ्लेक्टर या मिरर को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। होगा ये कि एक जगह ए, यहां से किसी इंफॉर्मेशन को बी तक पहुंचाना है, तो यहां से जो सिग्नल जाएगा, दैट सिग्नल विल बी रिसीव्ड बाय दिस सैटेलाइट, एंड देन इट विल अगेन ट्रांसमिटेड बैक टू द अर्थ बाय दिस सैटेलाइट। तो बेसिकली यहां से इस सिग्नल को इस जगह तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए जिन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। तो अपने दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मिरर है। एक जगह से इंफॉर्मेशन गई, मिरर से स्ट्राइक की, और दूसरी जगह पे हमने उसको पास कर दिया। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कुछ कंपोनेंट्स की बात करें, तो मेजरली जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, उसे बोला जाता है ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर का मतलब ट्रांस रिसीवर प्लस रिस्पोंडर। बेसिकली होता क्या है, जैसे ए ने किसी एक इंफॉर्मेशन को बी तक पास करना है, तो यहां से माइक्रोवेव की फॉर्म में एक वेव पास हुई, वेव चली, जो कि किसी एक फ्रीक्वेंसी और एक एम्पलीट्यूड के साथ जाएगी इस सैटेलाइट तक। इस सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर अवेलेबल है, इस्टेब्लिश हमने किया है। उस ट्रांसपोंडर का काम होगा इस वेव को रिसीव करना, जो सिग्नल आया उस सिग्नल को रिसीव करना। जैसे ही वो सिग्नल रिसीव हुआ, अब जो सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर लगे होते हैं ना, ये एक्टिव ट्रांसपोंडर्स होते हैं। अब ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करके उसमें से नॉइज को रिमूव कर देते हैं।
क्यों नॉइज क्यों आ गई इसके बीच में? क्योंकि जैसे ये सिग्नल एटमॉस्फेयर के थ्रू होके आया है, कुछ ना कुछ इसके एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हुए होंगे, इसीलिए उसमें जो चेंजेस हुए हैं ये एक्टिव ट्रांसपोंडर इस फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, थोड़ा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने में ये उसकी नॉइज को रिमूव करेगा और इसको डाउनलिंक सिग्नल में भेज देगा, राइट। ये जो सिग्नल है दिस इज नोन एज अपलिंक सिग्नल एंड दिस इज नोन एज डाउनलिंक सिग्नल। अपलिंक सिग्नल और डाउनलिंक सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी होती है उनका डिफरेंस होता है, राइट। जनरली अपलिंक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखी जाती है और डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी कम रखी जाती है। अब ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस करने का क्यों ऐसा काम क्यों करना पड़ा? अगर इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस नहीं करेंगे तो आने वाला अपलिंक सिग्नल और डाउनलिंक सिग्नल दोनों में इंटरफेरेंस होने लग जाएगा। इसीलिए इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट रखने के लिए इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनको चेंज किया जाता है। सो ट्रांसपोंडर का काम क्या है? सबसे पहले रिसीव करना, जो अपलिंक सिग्नल आया उसे रिसीव किया, उसमें से नॉइज रिमूव की, जितने भी फालतू के एस्पेक्ट थे सबको रिमूव किया, प्रोसेस किया, उसके बाद रिस्पोंड करके उसे पहुंचा दिया अर्थ पे, जो ग्राउंड स्टेशन पे जो उसका डेस्टिनेशन था वहां तक। ऐसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स काम करते हैं। तो सिंपल सा एस्पेक्ट है, जिस तरह का ट्रांसपोंडर इसमें लगा होगा वैसे तरीके का वो पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। जनरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है माइक्रोवेव रेडिएशन में। अब ये माइक्रोवेव रेडिएशंस क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रेज हैं, जैसे गामा रे स्पेक्ट्रम, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, राइट। अब इन सब में जो हमें वेव्स दिखती हैं वो सिर्फ इस रेंज में दिखती हैं। अगर मैं बात करूं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसे मैं देख पा रहा हूं, इसे मैं इसीलिए देख पा रहा हूं क्योंकि इससे निकलने वाली जो वेव है वो विजिबल रेंज में है, उसकी जो वेवलेंथ है वो विजिबल रेंज में है। अगर वो विजिबल रेंज में नहीं होगी ना तो मैं इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाऊंगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए होता ये, स्पेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कर रहे हैं बट हम सारे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते, बट हमारा टेलीस्कोप देख लेता है। कारण क्या है टेलीस्कोप के देखने का? क्योंकि टेलीस्कोप के अंदर हमने ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जो कि लेट से इंफ्रारेड वेव्स को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। इंफ्रारेड वेव्स की भी क्या करता है, उनको भी कलेक्ट करके उनकी इमेज बना सकता है। तो टेलीस्कोप से वो हम उस ऑब्जेक्ट को देख लेंगे। बेसिकली देखने का फिनोमिना तो यही है ना कि लेट से एक इंसान यहाँ पे खड़ा है और इसने इन्हें देखना है, तो जैसे इनकी आंखों से जो रेज आएगी वो इनसे टकरा के वापस अगर आई इनकी आंखों में तो ये इन्हें देख पाएंगे, राइट। और ये इन्हें इसीलिए देख पाएंगे क्योंकि ये जो रे होगी वो किस रेंज में होगी? विजिबल रेंज में। तो हमेशा विजिबल का मतलब ये है कि हम इतने छोटे से स्पेक्ट्रम में ही वेव्स को देख पाते हैं, राइट। रेडियो वेव्स लास्ट में आती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में जिस वेव स्पेक्ट्रम का यूज किया जाता है वो है जनरली माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। 1 गीगाहर्ट्ज टू 40 गीगाहर्ट्ज, इतने बड़े स्पेक्ट्रम में ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये रेंज दी हुई है, इस रेंज में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स काम करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, 1 गीगाहर्ट्ज टू 40 गीगाहर्ट्ज, राइट। अब यहां पे इसीलिए तो हम इन वेव्स को देख नहीं पाते क्योंकि विजिबल रेंज से बाहर हैं। अब हम बात करते हैं 1 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज के बीच की। तो जनरली आप जब भी न्यूज में पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रांसपोंडर्स दिए होते हैं, बैंड्स प्रोवाइड किए होते हैं, जैसे कि एल बैंड, के बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड। ये सारे जो बैंड हैं इनका मतलब कुछ नहीं है, ये सिर्फ माइक्रोवेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव वाले पोर्शन में जो बैंड, जो वेवलेंथ है, जो विड्थ है, बैंड विड्थ है, उनके बीच में डिफरेंट पार्ट काटे हुए हैं। जैसे 1 गीगाहर्ट्ज से 2 गीगाहर्ट्ज तक हम बोल देते हैं एल बैंड, 2 से 4 को बोला जाता है एस बैंड, 12 से 18 को के यू बैंड और 26 से 40 तक के के बैंड। तो ये के बैंड कुछ नहीं है, माइक्रोवेव टेलीकम्युनिकेशन के बीच में जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रेंज है उनकी एक बीच बीच में क्या है, फ्रीक्वेंसी के पार्ट्स हैं, बैंड्स हैं, राइट। अब इसमें हमें डाउट नहीं आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रांसपोंडर डिफरेंट डिफरेंट बैंड में काम करते हैं, ताकि हम अगर एक पर्टिकुलर यूज करना चाहते हैं लेट से कम्युनिकेशन के लिए,
तो हमने उसमें के ट्रांसपोंडर की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम इसी बैंड में इसी फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे, राइट। तो इसीलिए इन ट्रांसपोंडर्स का यूज किया जाता है इन्हीं पर्टिकुलर वेवलेंथ्स के लिए। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कि ये बैंड आखिर है क्या, फ्रीक्वेंसी की रेंज है और कुछ नहीं है। उन्हीं फ्रीक्वेंसी रेंजेस में सैटेलाइट के अंदर, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंदर जो ट्रांसपोंडर है वो काम करता है, पहले रिसीव करेगा फिर रिस्पॉन्ड करेगा और कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करें इंडिया में, तो सबसे पहले शुरुआत की गई इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट सीरीज से, जिसके बड़े सारे सैटेलाइट आए, 3A 3C 4B इनसेट, राइट। और बाद में इनसेट सीरीज को ही बोल दिया गया जीसैट सीरीज, जिससे हम बोलते हैं 7 8 9 10 ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं ये जीसैट सीरीज के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। इनका काम क्या है, टेली कम्युनिकेशन करना, ब्रॉडकास्टिंग करना, इसके साथ साथ वेदर फोरकास्टिंग करना, डिजास्टर वार्निंग प्रोवाइड करना, ये सारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स काम में आते हैं। अब हम बात करें इसरो के कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसकी शुरुआत हुई थी कहां से, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट से, राइट। उसके बाद it was established in 1983 with the launch of INSAT 1B. It initiated a major revolution in India's communication sector and sustained the same later. तो भारत में कम्युनिकेशन सैटेलाइट की शुरुआत हुई है इनसेट सीरीज से, और उसके बाद इनसेट सीरीज में बहुत सारे सैटेलाइट्स को प्लेस किया गया, 3A 3C इनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इनके अंदर होता क्या है, मोर देन 200 ट्रांसपोंडर्स, जो कि सी बैंड, KU बैंड, टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो बैंड हमने चाहिए होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली बैंड सिस्टम कुछ नहीं है, ट्रांसपोंडर्स में जो एक ऐसी डिवाइस है जो इस रेंज में, के बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है, और इस रेंज में ये सबसे बेहतर काम अगर टेलीकम्युनिकेशन का कर रही है तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए उसका यूज किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब हम लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स देखें तो ये इसरो की पूरी लिस्ट है, जहां पे उन्होंने, यहां पे हम देख सकते हैं जीसैट सीरीज, इनका पूरा एप्लीकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का है। यहाँ पे इनसेट सीरीज एप्लीकेशन इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट, राइट। पहले हम एरियन का यूज करते थे लॉन्च व्हीकल का, अब हम आजकल यूज कर रहे हैं GSLV का, राइट। अब हम बात करते हैं रीसेंट एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो फरवरी 2019 में भेजा गया GSAT 31, और उसके बाद एंग्री बर्ड दिसंबर 2018 में GSAT 7A एंड GSAT 11। इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा GSAT 7A, जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया है और उसका नाम रखा गया है एंग्री बर्ड। भले ही ये 2018 की न्यूज़ हो, बट यूपीएससी ने इस पे सवाल नहीं पूछा है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना तो जरूर पड़ेगा, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं GSAT 31। इट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली because it is the latest communication satellite of India, GSAT 31, और यूरोपियन रॉकेट फ्रेंच गुयाना से इसे क्या किया गया, प्लेस किया गया। इंडिया का 40th कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसमें KU बैंड ट्रांसपोंडर का यूज हो रहा है, जिसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया गया है, राइट। टेक्निकल डिटेल की बात करें तो 2535 kg पेलोड में KU बैंड ट्रांसपोंडर, कवरेज एरिया इंडियन मेनलैंड एंड आइलैंड। सो कंप्लीट इंडिया के लिए हमने GSAT 31 को प्लेस किया है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में KU बैंड ट्रांसपोंडर के साथ। बट याद रखना, GSAT 31 को GSLV से नहीं भेजा गया और ना ही हमारे इंडिया से इसे लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुयाना से। और इंडिया में जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल स्टेशन है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, राइट। उसमें से भेजा गया है GSAT 7A, जिसका नाम है एंग्री बर्ड, और इसे भेजा गया GSLV Mark 2 F11 रॉकेट से। दिस वाज द 30th फ्लाइट ऑफ GSLV एंड इट्स 7th फ्लाइट विद इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन, राइट। और हमने Mark 2 का क्रायोजेनिक इंजन देखा था, वो था CE, राइट, CE 7.5। नेक्स्ट अगर हम बात करें GSAT 7A के बारे में, ये हमारे एयरफोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि जब एयरफोर्स में दो पर्टिकुलर पायलट आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उनमें मदद करता है GSAT 7A। इसीलिए ये एक तो पहली बात क्वालिटेटिवली इंप्रूव कर रहा है इंटेलिजेंस को ड्यूरिंग ऑपरेशंस, राइट। और ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जो प्राइमरीली एयरफोर्स के लिए बिल्ड किया गया है।
एंड ये सपोर्ट करेगा एरियल एक्टिविटीज फॉर आर्मी एंड नेवी वेन एवर रिक्वायर्ड। इट्स लिफ्ट ऑफ मास इज 2250 kg, जिसके बारे में हमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट GSAT 7A प्राइमरीली फॉर एयरफोर्स, ये याद होनी चाहिए बात, राइट। इसका नाम है एंग्री बर्ड, राइट। अब हम की एडवांटेजेस देखें अगर GSAT 7A की, तो सुपीरियर क्वालिटी कम्युनिकेशन है। जो पहले कवरेज होता था उससे बहुत ज़्यादा कवरेज को एनहेंस कर दिया गया है। ऐसे रिमोट एरियाज जहाँ पे जो कि लाइन ऑफ साइट में नहीं आते थे, उनको भी यहाँ पे कवरेज मिलेगा। एंड इट विल ऑल्सो बूस्ट ड्रोन एप्लीकेशंस, और पर्टिकुलरली एयरफोर्स के लिए ये अगर हमें हेल्पफुल है तो ड्रोन एप्लीकेशंस के लिए तो हेल्पफुल होना इसका बनता भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। सो यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में बात आती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में दो सिस्टम होते हैं, पैसिव सिस्टम एंड एक्टिव सिस्टम, और इसे हम समझ सकते हैं एक कैमरा की तरह। पैसिव सिस्टम ऐसा जिसमें अगर सबसे पहले तो हम इसका फिनोमिना देखें कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट काम कैसे करते हैं। उसमें पहली बात, लेट्स से इफ दिस इज द इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसका इमेज हमने लेना है, और ये इमेज इसको ऑब्जर्व करना है। तो सन से कुछ रेज आई जो आके इनसे स्ट्राइक की। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे सन की रे पड़ी और इसकी रे जब इससे कनेक्ट होगी, इससे टकराई, तो ये ऑब्जेक्ट इस रे को कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा एंड इसका कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही कुछ अमाउंट इसका रिफ्लेक्ट होगा, वो रिफ्लेक्शन पहुंचेगा सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे वो इसे प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करके उसे भेज देंगे ग्राउंड स्टेशन पे, राइट। अब इमेज जो है वो हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट आएगी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की जो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है और जो रिफ्लेक्शन कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट है। इसीलिए यहाँ पे अगर पानी है और पहाड़ है और यहाँ पे पेड़ है, इन तीनों में अगर सनरेज जाके स्ट्राइक करके वापस इस सैटेलाइट में पहुंच रही हैं, तो उनका जो एनर्जी है, उनका जो फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट। इसीलिए रिमोट सेंसिंग का मतलब है दूर से किसी ऑब्जेक्ट को सेंस करना। बट यहाँ पे हमने एक बात देखी कि इसको सेंस तभी ये सैटेलाइट कर पाया जब इस सैटेलाइट पे सन की रे आके स्ट्राइक होके वापस इस सैटेलाइट में इमेज को देगी, राइट। अब अगर मान लो रात हो गई, तो रात में तो ये काम ही नहीं कर सकते, सन तो होगा नहीं। तो इसीलिए जब रात में हम अपने कैमरा का यूज करते हैं तब उसमें हम किसका यूज करते हैं, फ्लैश लाइट का। सिमिलरली जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ना, उनमें खुद की लाइट होती है। वो पहले अपनी लाइट, इनकी लाइट से क्या होगा, जो रे निकलेगी वो इन ऑब्जेक्ट से टकराएगी और वापस जो रे आएगी उनका जो अलग अलग रिफ्लेक्शन कैपेसिटी होगा उसके अकॉर्डिंग इनकी इमेज को बना दिया जाएगा और ग्राउंड स्टेशन पे प्रोसेस होने के लिए भेज दिया जाएगा, राइट। तो सिंपल सा काम है, इमेज अगर खींचनी है तो एक रे जाएगी, उनसे स्ट्राइक करके वापस आएगी, और उसकी जो हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन कैपेसिटी है और उनके हिसाब से उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। दिस इज हाउ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स वर्क। और अगर पैसिव सिस्टम है, उसका मतलब यह है कि उस सैटेलाइट के पास खुद का कोई लाइट का सोर्स नहीं है, एक्टिव में उनका लाइट सोर्स होता है, राइट। मतलब एक्टिव ऐसे हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कि ऐसे फोन हैं जिनके पास फ्लैश लाइट है कैमरा में, राइट। अब अगर हम बात करें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की, तो मोस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स दैट शुड बी ऑपरेटेड एट अ रिलेटिवली लो एल्टीट्यूड। क्यों लो एल्टीट्यूड पे, क्योंकि अब हमने इमेज खींचनी है तो ज़्यादा दूर इमेज होगी तो हाई रेजोल्यूशन कैमरा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए एक मुश्किल बनता है। इसीलिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का काम अगर हम देखें तो वो मेटीरियोलॉजी मैप मेकिंग में किया जाता है, और इसीलिए उन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि पोलर ऑर्बिट में, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किया जाता है। अब अगर हम बात करें इंडिया के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की, तो उसमें आता है IRS-1A, जहां से 1988 में इसरो ने अपनी शुरुआत की, और आज इंडिया के पास बहुत सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन ऑपरेशन में है। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में यूज भी हो रहे हैं, जैसे रिसोर्स सेट, रिसोर्स मैपिंग के लिए, कार्टोसेट जो पूरा मैप क्रिएट करने के लिए,
राइट, RI सेट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट, हमने कल इसके बारे में बात भी की, PSLV C46 एंड PSLV C48, जब हमने PSLV से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखे। ओशियन सेट, ओशियन रिसोर्सेज के लिए, राइट, सरल, स्कैट सेट और हाइसिस। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइसिस, जिसका नाम है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। जब मैंने बात की अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट की, तो इनका काम है अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना। अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने का मतलब अर्थ की इमेजेस बनाना, और इमेजेस बनाने का मतलब है कि कैमरा से फोटो को खींचना, राइट, सिंपल सी बात है। अब जब फोटो खींची जाएगी तब वो हमेशा विजिबल रेंज से हम काम करते हैं, क्योंकि विजिबल रेंज ही ऐसी है जो कि विजिबल है, राइट। यही फ्रीक्वेंसी बैंड ऐसा है जिसमें किसी चीज को हम देख सकते हैं। बट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जो है ना, उसमें दो चीजें हैं। पहला डिजिटल इमेजिंग, उसके साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब डिफरेंट वेवलेंथ में ये काम करेगा। डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब ये ऐसा सैटेलाइट होगा जिसमें डिजिटल इमेज जो आएगी वो विजिबल रेंज में तो कोई होगा, उसकी तो आएगी आएगी, उसके साथ साथ शॉर्ट वेव, इंफ्रारेड रीजन और नियर इंफ्रारेड रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी ये कवर करेगा। तो इससे मिलने वाली जो इमेज होगी वो सबसे शानदार और हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलेगी हमें। तो इसीलिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का डिफेंस में जो यूज करना है, अब हमें अगर अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन चाहिए। बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन का मतलब क्लोजली हम मॉनिटर कर सके इमेजेस की सहायता से। इसीलिए इस स्पेक्ट्रल हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट का यूज किया जाएगा। जिससे क्या हो, बेटर कैपेबिलिटी हो टू सी दी अनसीन, जो नहीं देखा जा सकता है उसे भी हम देख सकें। कारण क्या है, पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो हम सिर्फ वही चीज देख सकते हैं ना जो विजिबल रेंज में है, बाकी तो हम देख ही नहीं सकते हैं। बट विजिबल रेंज को हमने जब स्पेक्ट्रम में देखा वो तो बहुत ही छोटा सा एक बैंड था ना। अगर हम बात करें ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो स्पेस में तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो बहुत सारी रेज को इमिट कर रहे हैं। हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं जिनके अंदर विजिबल रेज जिनके अंदर से निकल रही हैं, राइट। हम उनको तो देख ही नहीं पा रहे जो कि इंफ्रारेड और यूवी रेडिएशंस भेजते हैं, राइट। इसीलिए अगर हम इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन को कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस सैटेलाइट का यूज हुआ उसे बोला गया हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। और अगर हम इसको पिक्चर की सहायता से देखें तो देखें, विजिबल रेंज, नियर इंफ्रारेड रेंज और शॉर्ट इंफ्रारेड रेंज, इस तीनों रीजन में इमेजिंग की कैपेबिलिटी होगी किसकी, हाइसिस की, राइट। तो हाइपर स्पेक्ट्रल है, बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, जिससे क्या होगा, ऐसी चीजें भी देखी जा सकेंगी जो नहीं देखी जा सकती हैं जनरल जितने भी हमारे अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हैं, राइट। अगर हम बात करें PSLV C43 से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था, राइट। और इसके साथ साथ 30 और सैटेलाइट थे जिसमें 29 नैनो सैटेलाइट्स थे, राइट। फॉरेन सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ दिस मच, और अर्थ जो इसरो का हाइसिस है वो 636 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी कि पोलर ऑर्बिट में इसे क्या किया गया, इसको प्लेस किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। तो आज हमने कम्युनिकेशन और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट के बारे में डिस्कशन किया। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट नेविगेशन सैटेलाइट और इसरो के जितने भी फ्यूचर मिशन हैं, जैसे चंद्रयान, उसके बाद आदित्य L1 मिशन, गगनयान मिशन, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। आई होप यू पीपल लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।